हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की वीडियो का टॉपिक है डिसीजन ट्रीज इन मशीन लर्निंग। और डिसीजन ट्रीज को हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ट्रीज भी कहते हैं, यानी काट भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में समझेंगे कि क्या होते हैं डिसीजन ट्री, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे, कैसे सिंपल डिसीजन ट्रीज आप बना सकते हैं, और फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो जब भी हम डिसीजन ट्री की बात करते हैं, जैसे कि आपको नेचर में ट्रीज दिखते हैं, और नेचर के जो ट्रीज होते हैं उनमें दो तीन मेन कंपोनेंट्स या मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे कि रूट हो गया, जो कि सबसे नीचे होता है। फिर ट्रंक से आती हैं ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस होती है, और उसके बाद ब्रांचेस पे होती है लीव्स, है ना। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो हर नेचर में अकर होने वाले ट्री में होती है। इसी तरीके से जो मशीन लर्निंग का हमारा डिसीजन ट्री है वो भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही है। मतलब नेचर में जो ट्री होता है उसी के जैसा ही स्ट्रक्चर है, जिसमें रूट भी है, जिसमें ब्रांचेस भी होंगी और उसमें लीव्स भी होंगी। बस डिफरेंस ये है कि ये इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर है जो हम डिसीजन ट्री की बात कर रहे हैं। नेचर में जो ट्रीज होते हैं उसमें रूट सबसे नीचे होती है, फिर रूट के ऊपर आती है ब्रांचेस, और फिर होती है लीव्स। लेकिन जो डिसीजन ट्री की हम मशीन लर्निंग में बात करेंगे उसमें टॉप पे होती है रूट, उसके बाद होती है ब्रांचेस, और सबसे नीचे बॉटम में होती है लीव्स। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर भी या अपसाइड डाउन ट्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एक डिसीजन ट्री को जनरली मशीन लर्निंग में नोड्स और लाइंस की मदद से, यानी सर्कल्स और लाइंस की मदद से डिनोट किया जाता है। कुछ डायग्राम्स में सर्कल की जगह स्क्वायर भी हो सकता है या रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो आपका मशीन लर्निंग का ट्री कुछ इस तरीके से दिखता है। सर्कल्स होंगे जो कि लाइंस से कनेक्टेड होंगे, और फिर और सर्कल्स होंगे जो कि और नीचे की लाइन से कनेक्टेड होंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि अगर सर्कल्स नहीं है तो हो सकता है रेक्टेंगल्स से डिपिक्ट किया जाए आपका डिसीजन ट्री, बात एक ही है। तो चाहे सर्कल हो चाहे रेक्टेंगल हो, हर सर्कल या रेक्टेंगल को डिसीजन ट्री में हम नोड कहते हैं, और हर लाइन को हम ब्रांच कहते हैं। ठीक है, तो जहां जहां आपको सर्कल दिखे या रेक्टेंगल दिखे तो इसका मतलब है कि वो एक डिसीजन ट्री की नोड है, और जहां आपको लाइंस दिखे मतलब वो ब्रांच है। अब रूट और लीव्स कौन सी है? जो टॉप मोस्ट, जो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला सर्कल होगा किसी भी डिसीजन ट्री में, वो रूट होगा, या जो सबसे टॉप नोड होगी, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, उसे हम रूट कहेंगे। और ये जो जितनी भी लाइंस हैं जो आपको दिख रही हैं, इन्हें आप ब्रांचेस कहेंगे। तो रूट के बाद आती है ब्रांचेस, और जब लास्ट लेवल पे आप आ जाएंगे, सबसे नीचे जो सर्कल्स या रेक्टेंगल्स या फिर जो सबसे नीचे नोड्स दिखेंगी आपको, उन्हें हम लीव्स कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली टॉप वाली नोड को रूट कहा जा रहा है, बॉटम में जितनी भी नोड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसी नोड है जिसके बाद में, जिसके आगे कोई और सर्कल या ब्रांच नहीं है, कोई और नोड नहीं है। तो ये भी लास्ट सबसे बॉटम नोड है अपनी साइड की, इसे भी हम लीव ही कहेंगे। ठीक है, तो लीव्स होती है सबसे नीचे, रूट होती है सबसे टॉप पे, और जो इन बिटवीन सर्कल्स होते हैं या इन बिटवीन रेक्टेंगल्स होते हैं उन्हें हम इंटरनल नोड्स कहते हैं। इंटरनल नोड या डिसीजन नोड्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली डिसीजन ट्री क्या है? डिसीजन ट्री नेचर के ट्री जैसा है जिसमें रूट, ब्रांच और लीफ है, लेकिन ये इन्वर्टेड ट्री है जो कि अपसाइड डाउन है। यानी टॉप पे आएगा आपके रूट, टॉप पे जो नोड है उसे हम रूट कहेंगे, लास्ट लेवल पे जो नोड्स हैं उन्हें आप लीव्स कहेंगे, और रूट और लीव्स के बीच में जितने भी लेवल्स हैं, जरूरी नहीं है एक ही लेवल हो। जैसे आपका कुछ डिसीजन ट्री इस तरीके का भी हो सकता है जो जिसमें मल्टीपल लेवल्स पे नोड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे
रूट और लीफ के बीच में जितनी भी नोड्स आएंगी इन दोनों लेवल्स पे, ये सारी इंटरनल नोड्स कहलाएंगी। ठीक है, तो डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए, कुछ इस तरीके का डिसीजन ट्री लगता है। अब नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जितनी भी नोड्स हैं इनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस हम ब्रांचेस में देते हैं। जैसे अगर मैं दोबारा से ये ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करूं तो डिसीजन ट्री मतलब ऐसे ट्रीज जो यूजर को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अब डिसीजन हम किसी ना किसी क्वेश्चन के बेसिस पे लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बाहर खेलने जाना है तो आपकी मदर पहले आपसे पूछती है कि चेक करो बारिश हो रही है या नहीं। अगर बारिश हो रही है तो घर पे रहो, स्टे होम। ठीक है, बाहर नहीं जाना, बाद में खेलने जाना। फिर अगर बारिश नहीं हो रही, अगर बारिश थी यानी बारिश का आंसर यस था तो आपको घर रहना है। लेकिन क्या बारिश हो रही है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर नो है तो मम्मा कहती है कि खेलने जा सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप डिसीजन कैसे ले रहे हो, आप हर लेवल पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि खेलने जाना आपका फाइनल डिसीजन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस क्वेश्चन पे कि बारिश हो रही है या नहीं। अगर बारिश हो रही है तो घर रहना है, नहीं तो खेलने जाना है। अब इसी के लिए अगर हम एक डिसीजन ट्री बना दें तो डिसीजन ट्री कैसे बनेगा, सबसे टॉप पे हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रूट नोड पे आएगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम डिसीजन लेने के लिए कि क्या बारिश हो रही है या नहीं। अब इस क्वेश्चन के कितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं कि या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। अब अगर बारिश हो रही है तो क्या डिसीजन लिया जाएगा कि घर पे रहो, बाहर नहीं जाना है। और अगर बारिश नहीं हो रही है तो क्या डिसीजन आप लोगे कि ठीक है बाहर खेलने जा सकते हैं। तो ये आपका सिंपलेस्ट डिसीजन ट्री बन गया। ठीक है, तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जितनी भी लीव्स होंगी, कोई भी डिसीजन ट्री जो आप बनाते हो, जितनी भी उसमें लीव्स होंगी, जैसे ये दोनों लीव्स हैं, राइट, ये आपको रेक्टेंगल की तरह नहीं देखना है, ये आपको मतलब मैं मार्क कर रही हूँ कि कौन कौन सी लीव्स हैं। तो ये दोनों लीव्स जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये आपको फाइनल डिसीजन दे रही हैं। तो डिसीजन ट्री की लीव्स आपको हमेशा फाइनल डिसीजन बताती हैं अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, तो अगर बारिश हो रही थी तो क्या फाइनल डिसीजन होगा, अगर बारिश नहीं हो रही थी तो क्या फाइनल डिसीजन होगा। और जितनी भी नोड्स होती हैं लीफ के अलावा, चाहे वो रूट नोड हो चाहे वो इंटरनल नोड हो, है ना, उस पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस के बेसिस पे हमारी ब्रांचेस बनती हैं और ब्रांचेस कितनी बनेंगी वो डिपेंड करेगा कि हर क्वेश्चन के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं या कितने पॉसिबल आंसर्स हैं। ठीक है, तो डिसीजन ट्री की मदद से आप डिसाइड करते हो, एक फाइनल डिसीजन लेते हो। ठीक है, तो जिस तरीके से आप डेली लाइफ में भी इफ एल्स का यूज करते हो, यानी अगर ये कंडीशन है तो ये तरीका हम चूज करेंगे और अगर ये कंडीशन नहीं है तो इस तरीके से चूज करेंगे। और जरूरी नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन पूछो, ये तो सिंपलेस्ट डिसीजन ट्री का मैंने आपको एग्जांपल दिया। जो बड़े, जो कॉम्प्लेक्स या रियल वर्ल्ड के डिसीजन ट्रीज होते हैं उसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी तरीके से डिटेल में हम डिसीजन ट्री को थ्योरी वाइज भी समझते हैं। तो डिसीजन ट्री क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, कौन से टाइप का है, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। लास्ट वीडियो में हमने, लास्ट टू लास्ट वीडियो में रादर, हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। और सुपरवाइज्ड भी फर्दर दो तरीके के होते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। अब सुपरवाइज्ड का क्या मतलब है आप उस वीडियो में डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब ऐसी मशीन लर्निंग जिसमें हमने डेटा जो दिया है मशीन को लर्न करने के लिए या समझने के लिए, उस डेटा में फीचर्स भी है और लेबल्स भी है, यानी आउटकम्स भी अटैच्ड है।
तो अब एक डिसीजन ट्री मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, और वो डिसीजंस कैसे लेता है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछ के। सीरीज ऑफ क्वेश्चंस मतलब एक के बाद एक अलग अलग क्वेश्चंस पूछेगा और उसके बेसिस पे एक फ्लो चार्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि हमने अभी देखा, ताकि जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को प्रिडिक्ट कर पाए या उसका डिसीजन ले पाए। ठीक है, अब जैसे कि आपको बताया कि ये जो नेचर के ट्रीज होते हैं उसके स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, लेकिन अपसाइड डाउन होता है। अपसाइड डाउन मतलब जो ब्रांचेस हैं वो रूट के बाद आएंगी, सेकेंड लेवल पे टॉप पे रूट होगी और फिर सबसे नीचे लीव्स होंगी। ठीक है, अब हर बार जब हम किसी भी नोड पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम बेसिकली ट्री को स्प्लिट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि उस क्वेश्चन के कितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। और उसके बाद जब हम नीचे नीचे आते रहते हैं तो लास्ट लेवल पे जो नोड्स हमें मिलती हैं वो एंड पॉइंट्स होते हैं डिसीजन ट्री के, जहां पे फाइनल प्रिडिक्शंस या फाइनल डिसीजंस लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों ही सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक्स हैं और दोनों में ही हम प्रिडिक्शन करते हैं। और प्रिडिक्शन किस तरीके की होगी, क्या लेबल या कैटेगरी प्रिडिक्ट होगी या फिर नंबर प्रिडिक्ट होगा, तो दोनों ही तरीके में डिसीजन ट्री काम आते हैं। इसीलिए हम इन्हें काट यानी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री का नाम देते हैं। ओके, तो अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। रियल वर्ल्ड में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सपोज आपको खेलने जाना है और आप अपनी मदर से पूछते हो, तो आपकी मदर बोलते हैं कि चेक करो बाहर की बारिश हो रही है या नहीं, कि इज इट रेनिंग। सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन के दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो बारिश होगी। अगर बारिश होगी तो हमारा डिसीजन एक स्टेप में ही आ जाएगा कि बारिश अगर हो रही है तो हमें घर रहना है, स्टे होम। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही तो फिर मदर पूछती है कि क्या बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो बाहर नहीं जाना, तो घर रहना है। और अगर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही तो आप बाहर खेलने जा सकते हो। तो इस केस में हमने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, इज इट रेनिंग। उसके दो ऑप्शंस थे, यस और नो। जब बारिश हो रही है तो हमने एक स्टेप में ही फाइनल डिसीजन ले लिया और ये हमारी लीफ नोड बन गई। यहाँ पे हमें डिसीजन मिल गया तो ये लीफ हो गई और ये अब फर्दर स्प्लिट नहीं होगी। जितनी भी लीव्स होती हैं उसमें से कोई भी आगे ब्रांचेस नहीं आती। ठीक है, लेकिन जब आपका आउटपुट यानी जब आपने चेक किया इज इट रेनिंग और नॉट और आपका आंसर आया नो कि बारिश नहीं हो रही, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बारिश नहीं हो रही लेकिन अभी मैं डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन आप कब लोगे, जब आप दोबारा से चेक करोगे कि क्या गर्मी है बाहर। अगर बहुत गर्मी है तो तब भी डिसीजन आएगा कि आपको घर रहना है। लेकिन अगर गर्मी भी नहीं है ना, मतलब आपको ये आंसर भी नो मिला और बारिश भी नहीं हो रही, तो आप बिल्कुल इस एंड पे आए, इस पर्टिकुलर लीफ पे आए जो ये कहती है कि ये डिसाइड करो और बाहर खेलने जाओ। तो अलग अलग सिचुएशंस में क्या आउटपुट होगा वो डिसीजन ट्री लर्निंग या ट्रेनिंग फेज में बनाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर रेडी करता है। जब भी डिसीजन ट्री को हम ट्रेन करते हैं तो ट्रेनिंग डेटा में हम जो डेटा हमने उसे दिया है लेबल्स के साथ यानी डिसीजंस के साथ, उससे एक स्ट्रक्चर बनेगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। और जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा ट्रेनिंग फेज में, फिर इसी स्ट्रक्चर को, इसी ट्री को टेस्टिंग के टाइम पे यूज किया जाएगा। सपोज कल आपने ये ट्रेनिंग के टाइम पे या मशीन ने ये ट्रेनिंग के टाइम पे डिसीजन ट्री बना लिया। अब आप चेक करते हो आज का वेदर क्या है, आज के वेदर में वेरी हॉट है। तो बेसिकली जब आपको डिसाइड करना है कि खेलने जाना है या नहीं, तो आप इसी डिसीजन ट्री को चेक करोगे जो ट्रेनिंग के टाइम पे आपने बनाया है। सबसे पहले आप पूछोगे कि क्या बारिश हो रही है, नहीं बारिश नहीं हो रही। क्या बहुत गर्मी है, यस बहुत गर्मी है, तो आपका फाइनल डिसीजन होगा स्टे होम। तो इस केस में आपने
अलग रूट लिया है डिसीजन ट्री का। आप सबसे पहले यहाँ पे आए और फिर उसके बाद आप इधर गए। पिछले केस में हम इस तरीके से जा रहे थे, राइट? तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रूट्स या अलग अलग ब्रांचेस को फॉलो हम करते हैं किसी भी डिसीजन ट्री में, और उसके बेसिस पे हम फाइनल जिस भी लीफ नोड पे पहुंचेंगे वो हमारा डिसीजन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डिसीजन ट्री क्वेश्चंस पूछता है। कुछ सिनेरियोज में जो सिंपल होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे यस नो के फॉर्म में होंगे। जरूरी नहीं है हमेशा यस नो के फॉर्म में आए आंसर, लेकिन मोस्ट केसेस में यस और नो के फॉर्म में आंसर्स आएंगे। और एक एक करके जब सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में आप पूछ लेते हो तो फाइनल डिसीजन जिस तरीके से आप डेली लाइफ में लेते हो वैसे ही डिसीजन ट्री भी आपको एक फाइनल डिसीजन दे पाता है। अब ट्री के स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक बार आपको समझा दिया है फर्स्ट स्लाइड में, फिर भी एक बार थ्योरी के हिसाब से अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ डिसीजन ट्री, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, तो आप ये स्लाइड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले रूट नोड आती है जो कि सबसे पहला या फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिससे हमारा डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारी डिसीजन नोड आती है। डिसीजन नोड्स जिसको मैंने आपको बताया इंटरनल नोड्स भी कहते हैं। अब डिसीजन नोड को आप लीफ नोड के साथ कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया है इंटरनल नोड। ठीक है, इंटरनल नोड आपके पास आपसे या मशीन लर्निंग में एडिशनल क्वेश्चन पूछेगी और डेटा को फिर फर्दर स्प्लिट करती जाएगी। फिर आती है आपकी ब्रांचेस जो कि पाथ है या रूट है जिसके थ्रू आप फाइनली अलग अलग क्वेश्चंस को क्रॉस करते हुए आंसर्स लेते हो और फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हो। और लास्ट है आपकी लीफ नोड जो कि एंड पॉइंट है या फाइनल डेस्टिनेशन है जहां पे आपकी प्रिडिक्शंस डिसाइड होती है, फाइनल रिजल्ट या आउटकम डिसाइड होता है। तो ये है डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आपको मशीन लर्निंग में डेटा गिवन है, जैसे कि मैंने बताया मशीन लर्निंग में डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम मतलब जो डेटा होगा उसमें फीचर्स भी होंगे और साथ में लेबल्स भी होंगे। तो जितने भी आप क्वेश्चंस पूछते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जितने भी आप क्वेश्चंस पूछोगे वो कौन से किस डेटा पे बेस्ड होंगे, वो डेटा में जो फीचर्स हैं उस पे बेस्ड होंगे। और जो आपकी लीव्स पे वैल्यूज होंगी, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यूज हो चाहे वो कैटेगरीज या लेबल्स हो, वो कहाँ से आएंगी, वो आपके डेटा के लेबल्स से आएंगी। ठीक है, तो अगर सपोज आपका डेटा कुछ इस तरीके से है, स्टूडेंट डेटा है जिसमें स्टूडेंट की अटेंडेंस का एक फीचर है और स्टूडेंट ने होमवर्क किया है या नहीं वो एक फीचर है, और साथ में फाइनल लेबल है हमारे पास कि स्टूडेंट पास होगा या फेल। तो अब इस केस में कितने फीचर्स हैं? दो फीचर्स हैं, अटेंडेंस और होमवर्क किया है या नहीं। इन दो के बेसिस पे हम क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी ये दो हमारी रूट नोड और हमारी इंटरनल नोड्स पे आएंगे, और जो हमारी लीड्स होंगी उस पे क्या वैल्यूज आएंगी, या तो पास या फेल। ठीक है, अगर रिग्रेशन ट्री है तो उसमें लीव्स में वैल्यूज यानी न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी, और अगर क्लासिफिकेशन ट्री है तो उस केस में कैटेगरी या लेबल आएगा डिसीजन ट्री में, लीव्स में। ओके, ऑलराइट। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि डिसीजन ट्री का एक जेनरिक स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और ट्री की नोड्स को आप स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगल से या सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉप पे है आपकी रूट नोड, फिर आपने रूट नोड पे जो भी क्वेश्चन पूछा उसके बेसिस पे स्प्लिटिंग हुई। अब ये स्प्लिटिंग एक दो से ज्यादा ब्रांचेस में भी हो सकती है, और फिर नीचे इंटरनल नोड्स आपकी आई जिस पे आपने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया, और लास्ट लेवल पे क्योंकि ये वाली ऐसी नोड है जिस पे और कोई ब्रांच नहीं है, इसके आगे कोई और ट्री नहीं चल रहा, तो ये लीफ नोड हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे टर्मिनल नोड भी कह सकते हैं। टर्मिनल मतलब एंड हो रहा है डिसीजन ट्री का। और डिसीजन ट्री में हर नोड ब्रांच
टर्मिनल नोड का स्ट्रक्चर अपने आप में एक डिसीजन ट्री होता है। तो डिसीजन ट्री इज ऑल्सो कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ सब डिसीजन ट्रीज। तो ये पूरा अपने आप में एक डिसीजन ट्री है, ये पूरा पार्ट अपने आप में एक डिसीजन ट्री है। बट अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं भी आता तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, अब आते हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज के कॉन्सेप्ट पे वापस। मैंने कहा था कि डिसीजन ट्री को काट यानी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री भी कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं, जहां पे आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, किसी क्लास या कैटेगरी या लेबल के फॉर्म में, और उसमें किस तरीके के एग्जाम्पल्स होंगे कि स्पैम है या नॉन स्पैम है डेटा, है ना। तो यहाँ पे हमारी प्रिडिक्शन भी लेबल के फॉर्म में होगी। तो डेटा में भी लेबल कैटेगरी के फॉर्म में है, लेबल्स क्लासेस या ग्रुप्स के फॉर्म में है, और आउटपुट में भी सेम टाइप के लेबल्स होंगे, कैटेगरीज या ग्रुप्स या लेबल्स के फॉर्म में। ठीक है, अब रिग्रेशन में क्या होता है, आउटपुट हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, क्योंकि डेटा में जो हमने वो दिए हैं, रिजल्ट दिए हैं, या जो आउटपुट वाला कॉलम है वो हमारा नंबर्स या वैल्यूज है। इसी तरीके से हम जब डिसीजन ट्री बनाएंगे तो उसमें लीव्स में भी आउटपुट न्यूमेरिक ही होगा। तो इसका क्या एग्जांपल है, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। अब देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है और रिग्रेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसका आउटपुट किस तरीके का है। तो अगर आप किसी बैंक से लोन मांगने जाते हैं तो लोन या तो अप्रूव होगा या फिर नहीं होगा, यानी लोन या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट किस फॉर्म में है, अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड, यानी लेबल्स हैं हमारे पास। तो ये क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आउटपुट हमारा यहाँ पे न्यूमेरिक नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ट्री बनेगा। और अगर इसी प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से देखूं कि मैं लोन मांगने गई और बैंक ने बोला कि हम डिसाइड करके आपका चेक, सैलरी और क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक करके बताएंगे कि आपको कितनी वैल्यू का लोन मिल सकता है, क्या आपको 50 लाख का लोन मिल सकता है या फिर आपको सिर्फ 25 लाख तक का लोन मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, आउटपुट एक नंबर है। तो इसीलिए लोन की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, और इसके लिए हम रिग्रेशन ट्री बनाएंगे, या फिर जो डिसीजन ट्री बनेगा उसमें लीव्स में न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी एज फाइनल डिसीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार ट्रीज भी कंस्ट्रक्ट करके आपको बता रही हूँ कि क्लासिफिकेशन के लिए डिसीजन ट्री कैसे दिखेगा और रिग्रेशन के लिए डिसीजन ट्री आपका कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है। सबसे पहले आपका पहला फीचर चेक हो रहा है कि अटेंडेंस की क्या वैल्यू है। अगर अटेंडेंस की वैल्यू 75% से ज़्यादा है तो हम इस ब्रांच पे आएंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ठीक है 75% से तो ज़्यादा है स्टूडेंट की अटेंडेंस, लेकिन क्या ये घर जाके भी 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है या नहीं। और अगर हाँ, अगर घर जाके भी पढ़ाई कर रहा है वो स्टूडेंट 2 घंटे से ज़्यादा, तो फिर फाइनल डिसीजन होगा पास। अब ये पास और फेल कैटेगरीज हैं या लेबल्स हैं, न्यूमेरिक नहीं है, इसीलिए इसे क्लासिफिकेशन ट्री हम बोलेंगे, या ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपका डिसीजन ट्री कुछ इस तरीके से मूव करता कि जिस सैंपल को आप चेक कर रहे हो, एक स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस है 60% और उसने घर जाके भी 1 घंटा पढ़ाई की है, तो आपने सबसे पहले कौन सा फीचर चेक किया, कौन सी वैल्यू चेक करी इस टेस्ट सैंपल में। आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये पास होगा या फेल, तो आपने सबसे पहले अटेंडेंस की वैल्यू को चेक किया। अटेंडेंस की वैल्यू 75 से बड़ी नहीं है, तो आप इस पर्टिकुलर ब्रांच में आओगे, और इस पर्टिकुलर ब्रांच में आते ही आपको एक फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे ब्रांचेस होंगी जिसमें आपको डायरेक्टली फाइनल डिसीजन मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी ब्रांचेस होंगी जहां पे आपको फर्दर क्वेश्चंस पूछने की जरूरत पड़ रही है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से डिसीजन ट्री को हमने कंस्ट्रक्ट किया है।
कहाँ पे फर्दर क्वेश्चन हमें पूछने हैं, कहाँ पे फाइनल डिसीजन एक बार में मिलेगा, वो मैं आपको लास्ट स्लाइड तक आते आते समझाऊंगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ट्री। अब क्लासिफिकेशन ट्री में फीचर्स क्या है? फीचर्स मैंने जैसे आपको बताया वो होंगे जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस हम अटेंडेंस का पूछ रहे हैं कि अटेंडेंस 75 से कम है या 75 से ज्यादा है, और क्वेश्चन हम दूसरा क्या पूछ रहे हैं कि स्टडी आवर्स क्या है। तो दो यहाँ पे फीचर्स हैं, और लेबल्स कौन से हैं जो लीव्स पे आ रहे हैं, यानी पास और फेल। अब ये एग्जाम्पल है रिग्रेशन ट्री का, जहां पे हम हाउस के प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हाउस का प्राइस भी हम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछ के प्रिडिक्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा कि चेक करो कि हाउस का साइज 15,000 या 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा है या नहीं। अगर हाउस का साइज 1500 स्क्वायर फीट से कम है तो डायरेक्टली हमने हाउस की वैल्यू को प्रिडिक्ट किया है। तो क्योंकि फाइनल लीफ में वैल्यूज आ रही हैं, नंबर्स आ रहे हैं, तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अगर सपोज हाउस का साइज 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, तब हम डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। जब ज्यादा नहीं था, हाउस का साइज कम था, तो हमने डायरेक्ट प्रिडिक्शन कर दी। लेकिन अगर हाउस का साइज 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, तो हम चेक करेंगे कि वो किस लोकेशन में है, क्या वो प्राइम लोकेलिटी में है। अगर हाँ, तो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि प्राइम लोकेलिटी में 1500 स्क्वायर फीट से बड़ा घर जनरली 60 लाख से स्टार्टिंग होगा, या 60 लाख उसका प्राइस होगा। लेकिन अगर 1500 स्क्वायर फीट से तो ज्यादा है पर प्राइम लोकेशन में नहीं है, तो आप इस रूट को फॉलो करते हुए डिसीजन ट्री की इस नोड, लीफ नोड पे पहुंचोगे, जहां पे आपकी प्रिडिक्शन होगी कि प्राइम लोकेशन में नहीं है लेकिन 1500 स्क्वायर फीट से बड़ा घर है, तो 45 लाख तक होगा वो घर। तो इस केस में वीडियो को पॉज करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से फीचर्स हैं और आउटपुट कौन कौन से हैं। तो फीचर्स आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं। हमने क्वेश्चन पूछा हाउस के साइज के बेसिस पे, और दूसरा क्वेश्चन पूछा हमने लोकेशन के बेसिस पे। तो प्राइस और तो हाउस का साइज और लोकेशन इसके फीचर्स हैं, और इसका जो प्राइस हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो इसका आउटपुट है। ओके, ऑलराइट। अब डिसीजन ट्री हमें क्यों सीखने हैं, या क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स हैं डिसीजन ट्रीज की, और कहाँ पे डिसीजन ट्री हमें इतने यूजफुल नहीं होते, क्या उनकी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स हैं, ये समझते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी हो सकता है, तो हर पॉइंट को अच्छे से समझिए, पॉज करके अपने नोट्स बनाइए, और फिर डिटेल में आप इन्हें लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले एडवांटेज है, जैसे कि आपने अराउंड 15-20 मिनट्स में सीख लिया कि डिसीजन ट्री क्या है। तो ये बहुत इजी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जिनको समझना, यानी इमेजेस या पिक्चर्स के फॉर्म में विजुअलाइज करना बहुत आसान है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे भी हम जो डिसीजन ले रहे हैं इसी स्टेप वाइज इफ एल्स की स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछ के। कि अगर आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप पहले चेक करोगे कि आपकी परसेंटेज क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उन 3 यूनिवर्सिटीज में से आप देखोगे कि किसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है, क्या इसकी बेस्ट रेटिंग है तो आप यहाँ जाओगे, क्या सेकंड यूनिवर्सिटी की बेस्ट रेटिंग है तो आप यहाँ जाओगे, फिर अगर थर्ड यूनिवर्सिटी की बेस्ट रेटिंग है तो आप यहाँ जाओगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फिर आप फर्दर, अगर 2 यूनिवर्सिटी सेम लेवल की हैं, सेम उनके रिव्यूज हैं, फिर आप देखो कि आपके घर की लोकेशन से दूर या पास कौन सा है। तो इसी तरीके से डेली लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं हम भी उसी तरीके से आंसर करते हैं जैसे डिसीजन ट्री अपने डिसीजंस ले रहा है, इसीलिए उन्हें समझना बहुत आसान है। ये उसकी फर्स्ट एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज ये है कि ये बहुत कम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में से एक है जो क्लासिफिकेशन भी परफॉर्म करता है और रिग्रेशन भी परफॉर्म करता है, यानी नंबर्स को भी प्रिडिक्ट करेगा, वैल्यूज को, और क्लासेस या लेबल्स को भी प्रिडिक्ट कर पाएगा। ये उसकी दूसरी एडवांटेज है। तो हमें अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स नहीं चाहिए क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए। डेटा कैसा भी हो, हम डिसीजन ट्री यूज कर सकते हैं।
थर्ड हमारी एडवांटेज है डेटा स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन। देखिए, जब आप डेटा देते हैं मशीन लर्निंग के लिए या फिर आप डिसीजन ट्री बनाने के लिए डेटा को यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके डेटा में जो फीचर्स हैं उनकी वैल्यूज बहुत डिफरेंट रेंजेस में हो। सपोज एक फीचर है जिसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में है और दूसरा फीचर है जिसकी वैल्यूज सपोज 1 लाख से 10 लाख के बीच में है या 1 से 10 के बीच में है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, दोनों की रेंजेस अलग है, ये 1 से 10 है, ये 0 से 100 है। अब कई ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं जो उन फीचर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं जहां पे वैल्यूज बड़ी है, जो कि सही नहीं होता। तो उस केस में हमें डेटा को सेम स्केल में लाना पड़ता है, यानी सारी वैल्यूज को या तो 0 से 100 के बीच में ले आओ या सारी वैल्यूज को 1 से 10 के बीच में ले आओ। लेकिन मशीन लर्निंग का ये जो डिसीजन ट्री है, इसमें डेटा में अगर फीचर्स अलग अलग रेंजेस के भी हैं, अलग अलग वैल्यूज में है, अलग अलग फीचर्स की रेंजेस, तब भी हमें स्केलिंग नहीं परफॉर्म करनी पड़ती। और क्योंकि स्केलिंग डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट है जो कि बहुत टाइम लेता है, डिसीजन ट्री बनाने से पहले हमें डेटा को रेडी करना पड़ता है जिसमें ये स्केलिंग वाला पार्ट आता है। अगर हमने ये पार्ट हम स्किप कर पाए तो हमारा बहुत टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज बच जाते हैं। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो जाती है डिसीजन ट्री के, कि हमें डेटा पे कोई भी चेंजेस यानी स्केलिंग या एक रेंज में नहीं लाने पड़ते डिफरेंट फीचर्स। डिसीजन ट्री सही तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाता है अगर फीचर्स डिफरेंट वैल्यू रेंजेस में हैं तब भी। ओके, और लास्ट, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत आसान है मशीन लर्निंग के बिगिनर्स के लिए सीखना कि डिसीजन ट्री क्या होता है, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं डिसीजन ट्रीज को यूज करना। अब लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन का मतलब है कि क्या क्या ऐसी रीजंस है जिसकी वजह से हमें कई बार डिसीजन ट्री की जगह दूसरे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करना पड़ता है। तो पहली लिमिटेशन है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन ट्री डेटा को, ट्रेनिंग डेटा को समझने की बजाय उसे याद करने लगता है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए तो क्वेश्चंस और आंसर्स कैसे रिलेटेड है आप या तो समझ सकते हैं या रट सकते हैं। रटना मतलब मेमोराइज करना। मेमोराइज करने से क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर क्वेश्चन पेपर में या टेस्ट में जरा सा भी क्वेश्चन चेंज हुआ तो फिर आप नहीं बता पाएंगे कि क्या सही आंसर है। अगर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गया तब तो रटाफिकेशन हेल्प करेगी, लेकिन अगर आपने डेटा को या अपने क्वेश्चंस को समझा है, उनका पीछे का लॉजिक समझा है, तो क्वेश्चन में अगर डिफरेंस भी आए क्वेश्चन पेपर में तो भी आप सही से आंसर कर पाएंगे। इसी तरीके से कई बार क्या होता है, जब हम बहुत लार्ज डिसीजन ट्रीज बना लेते हैं जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी इंटरनल नोड्स हैं, तो डेटा ओवरफिट करने लगता है डिसीजन ट्री। मतलब ट्रेनिंग सैंपल्स, जब तक ट्रेनिंग सैंपल जैसा डेटा आ रहा है तब तक तो वो सही प्रिडिक्शन करेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिफरेंट सैंपल आया टेस्टिंग के टाइम पे तो डिसीजन ट्री सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो कंस्ट्रक्ट हुआ है डिसीजन ट्री वो सही नहीं होता। तो ओवरफिटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मशीन लर्निंग में, जो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग एल्गोरिथम्स फेस करते हैं। तो इसीलिए डिसीजन ट्री कई बार हम नहीं यूज कर पाते। दूसरी लिमिटेशन है कि डिसीजन ट्री बहुत सेंसिटिव है चेंजेस को लेके। इसका मतलब है कि जो आपने डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करा है ट्रेनिंग डेटा से, जो भी डिसीजन ट्री बन के आता है ट्रेनिंग डेटा से, अगर उस डेटा में थोड़े भी माइनर चेंजेस हुए तो दोबारा से हमें पूरा ट्री बनाना पड़ेगा। पुराने वाला ट्री हम नहीं यूज कर सकते, यानी दोबारा पूरी मेमोरी, पूरी प्रोसेसिंग, पूरा टाइम और एफर्ट लगेगा, पूरा ट्रेनिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। तो ये भी एक ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज है डिसीजन ट्री की। और जैसे मैंने बताया, जब डिसीजन ट्रीज कुछ ऐसा डेटा है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत अलग अलग तरीके के आउटपुट की वैल्यूज हो सकती है या कैटेगरीज हो सकती हैं, तो बहुत बड़े ट्रीज, हैवी ट्रीज बनते हैं और उस केस में उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये
ये डिसएडवांटेजेस हैं डिसीजन ट्रीज की, और इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम डिसीजन ट्री की ही एक वेरिएशन यूज करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या होता है, जैसे कि रियल लाइफ में फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, इसी तरीके से रैंडम फॉरेस्ट जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है उसमें मल्टीपल डिसीजन ट्रीज हम एक साथ बनाते हैं और सबसे प्रिडिक्ट करने को बोलते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी टेस्ट सैंपल आया, हम जितने भी ट्रीज हैं रैंडम फॉरेस्ट में उन सबसे प्रिडिक्शन मांगेंगे, और जो मेजॉरिटी प्रिडिक्शन होगी, यानी जो प्रिडिक्शन मेजॉरिटी ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज ने करी होगी, वो प्रिडिक्शन फाइनल डिसीजन होगा। इससे हमें हेल्प हो जाती है कि अगर एक डिसीजन ट्री की प्रिडिक्शन गलत भी है तो भी सारे ट्रीज, अगर मेजॉरिटी ट्रीज ने सही आंसर दिया है तो हमारा फाइनल डिसीजन सही है। तो आप इसे इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप एक ही इंसान से हर बार एडवाइस लेके अपना डिसीजन लेते हैं तो कई बार वो इंसान गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप 4 लोगों से पूछते हैं और 4 लोगों में से एक बाई चांस गलत भी आपको एडवाइस दे देता है लेकिन 3 ने सही एडवाइस दी है, तो क्योंकि आप मेजॉरिटी की एडवाइस सुन के काम करने वाले हो, डिसीजन लेने वाले हो, तो आपका फाइनल डिसीजन सही होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब हमें फाइनल डिसीजन एक ही क्वेश्चन पूछने पे मिल जाता है, और कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब हमें फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, यानी एक से ज्यादा फीचर का यूज करना पड़ता है। अब इस सिनेरियो को इस पर्टिकुलर सिचुएशन से समझते हैं। ये वही प्ले आउटसाइड वाला एग्जाम्पल है कि आपको डिसीजन ट्री बनाना है कि क्या अगर बारिश हो रही है या वेदर गर्म है तो कब खेलने जाना है, कब घर रहना है। तो सबसे पहले आपने सपोज पहले फीचर से स्टार्ट करा, इज इट रेनिंग। सबसे पहले तो वीडियो पॉज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पर्टिकुलर डेटा में फीचर्स कौन कौन से हैं और लेबल कौन से हैं। अगर आपको सही समझ आया है तो कमेंट्स में आंसर बताइए मुझे। ओके, इसके लिए ये डिसीजन ट्री को समझने के लिए डेटा को समझना इंपॉर्टेंट है, और डेटा को समझने के लिए आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 फीचर्स हैं, रेनिंग और इज इट हॉट, और एक आउटपुट है जो कि है डिसीजन वाला कॉलम। इसे आप लेबल का नाम भी दे सकते हैं, आउटपुट भी बोल सकते हैं, क्लास, कैटेगरी, ग्रुप, सब कुछ बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली ये फाइनल कॉलम या लास्ट कॉलम होता है आपके डेटा में। ठीक है, फीचर्स वो होते हैं जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, जिनके बेसिस पे डिसीजन लिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे 2 फीचर्स हैं, रेनिंग और हॉट। सबसे पहले आपने पहले फीचर का यूज किया और चेक किया कि जब जब बारिश हो रही है तो हमारे पास आउटपुट क्या है, डिसीजन हमारा क्या आ रहा है, स्टे होम। यानी इसका मतलब है कि अगर बारिश हो रही है या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर यस आता है तो हमारे डिसीजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें घर ही रहना है। लेकिन जब हम पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या बारिश हो रही है या नहीं, और फिर हम देखते हैं कि जब जब बारिश नहीं होती तब कुछ केसेस में आउटपुट है गो आउट और कुछ केसेस में आउटपुट है स्टे होम। तो क्योंकि यहाँ पे एक फीचर या एक क्वेश्चन के बेसिस पे हम फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसीलिए हम दूसरे फीचर का या दूसरे क्वेश्चन का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि दूसरा फीचर हमें फर्दर गाइड करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रेस्टोरेंट डिसाइड करना है जहां आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है और दोनों रेस्टोरेंट की रेटिंग सिमिलर है, तो रेटिंग वाले फीचर के बेसिस पे, रिव्यूज वाले फीचर के बेसिस पे आप नहीं डिसाइड कर पा रहे, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट सोचते हो कि आपके पसंद का क्विजीन कौन से रेस्टोरेंट में है, फिर दूसरे क्वेश्चन के बेसिस पे आपका डिसीजन हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जब हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि क्या वेदर हॉट है या नहीं, तो जब आंसर यस आया तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का जब आंसर यस आया कि वेदर हॉट है, तो हमारा फाइनल डिसीजन क्लियर था कि हमें बाहर जाना है। और अगर
इज इट हॉट इस फीचर का, इस क्वेश्चन का आउटपुट नो आया तो हमारा डिसीजन क्लियर है कि हमें घर रहना है। तो डिपेंडिंग ऑन कि डेटा क्या है और लेबल्स क्या है वो आप डिसीजन ट्री उस तरीके से बनाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसे नोड्स या ऐसे ब्रांचेस जहां पे एक क्वेश्चन या एक से ज्यादा क्वेश्चन के बेसिस पे आप फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि आपके डेटा में कंफ्यूजन है, लेबल्स वाले कॉलम में आप एक क्लियर आंसर नहीं पता कर पा रहे, तो उस केस में हम और फीचर्स को यूज करते हैं और इंटरनल नोट्स बना के फर्दर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब आप ये देखिए, अगर इसके लिए मुझे डिसीजन ट्री बनाना हो तो पहले अगर मैंने इज इट रेनिंग वाले फीचर को या एट्रीब्यूट को चूज किया तो मेरे पास दो ऑप्शंस आए। रेनिंग का यस आंसर हो सकता है या नो आंसर हो सकता है। जब यस आंसर है तो क्लियर मेरे पास आउटपुट है स्टे होम। देखो जहां जहां रेनिंग वाले कॉलम में यस आ रहा है आपको क्लियर आंसर मिल रहा है स्टे होम, तो फर्दर कुछ और क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपकी लीफ नोड यहीं बन गई और ये वाला सब ट्री, ये वाली ब्रांच यहीं खत्म हो गई। लेकिन जब आपका आंसर आया नो कि रेनिंग तो नहीं है, बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो आपको फिर दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछना है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि क्या गर्मी है या नहीं, और फिर उसके बेसिस पे आपका फाइनल आउटपुट आएगा। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि कब आपको और स्प्लिट करना होता है ट्री को और कब आपको एक पॉइंट पे रुक जाना होता है। लेकिन अभी भी आपको ये समझना जरूरी है कि डिसीजन ट्री को बनाते टाइम किस ऑर्डर में हम फीचर्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये जो डेटा है इसके लिए आप कुछ इस तरीके का डिसीजन ट्री भी तो बना सकते थे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछ सकते थे कि क्या वेदर हॉट है या नहीं, उसके भी दो पॉसिबल ब्रांचेस होती, यस और नो। जहां जहां वेदर हॉट होता आप उसे स्प्लिट कर देते और जहां जहां वेदर हॉट नहीं होता फिर आप उसे आगे दूसरा क्वेश्चन पूछते। तो ये डिसीजन ट्री भी पॉसिबल था इस डेटा से और ये वाला डिसीजन ट्री भी पॉसिबल है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि हमने किस ऑर्डर में फीचर्स को चूज करा है। इस डिसीजन ट्री में हमने जो पहला क्वेश्चन पूछा है, जो रूट नोड पे फीचर जिसको टेस्ट करा है वो कौन सा है, रेनिंग वाला फीचर। और इस वाले डिसीजन ट्री में हमने इज इट हॉट वाले फीचर को रूट नोड पे चेक किया है। तो जिस ऑर्डर में आप डिसीजन ट्री के फीचर्स को यूज करना शुरू करोगे उसी ऑर्डर में आपका ट्री कंस्ट्रक्ट होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फीचर पहले यूज करना है, कौन सा फीचर बाद में यूज करना है। एक ही डेटा के लिए बहुत सारे डिसीजन ट्रीज पॉसिबल हो जाते हैं जब उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जितने डिफरेंट फीचर्स के कॉम्बिनेशन उतने डिफरेंट डिसीजन ट्री बन सकते हैं। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे? इस चीज को डिसाइड करने के लिए आप मैथमेटिकल स्प्लिटिंग क्राइटेरिया यूज करते हो, यानी ऐसे मैथमेटिकल मेजर्स या ऐसे तरीके जो आपको हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि डिसीजन ट्री में सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर आपको कॉलेज जाना है या नहीं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्लासेस हैं या नहीं, ये भी बाद में पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज कॉलेज ओपन है या नहीं, अगर कॉलेज ही बंद है तो आप जाओगे ही नहीं। तो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया वो मैथमेटिकल तरीके हैं जिनकी मदद से आप डिसाइड कर पाते हो या मशीन, कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर डिसाइड कर पाता है कि डिसीजन ट्री में किस ऑर्डर में फीचर्स को यूज किया जाएगा ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हम आगे की वीडियो में समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द प्लेलिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।